नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, साइको के पूरे कंटेंट की सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वह आपका अभिवृद्धि और विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। इससे पूर्व के कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के विषय में। बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास क्या है, किस तरह विकास, बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास की बात हम करेंगे। तो जैसा कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए जो हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए, चूंकि हमें बालकों का व्यवहार परिवर्तन करना है, तो बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन। तो अब यहाँ जब बात आती है कि हम व्यवहार का अध्ययन क्यों करते हैं, क्यों बच्चे का व्यवहार परिवर्तित कराने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब हम बालकों के व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो ये जन्म से 18 वर्ष की बात हम करें, या ये कहते हैं कि जन्म से किशोरावस्था की परिस्थितियों में, या यहां तक के बच्चों के व्यवहार की हम बात करते हैं। तो यहां इसी, और दूसरी चीज, इस व्यवहार परिवर्तन के लिए हम आप क्या करते हैं, हम आप विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाएं आयोजित करते हैं। शिक्षण प्रक्रियाओं का क्या करते हैं, इसको आयोजित करते हैं। तो अब इन सब चीजों को यदि हम ध्यान में लेते हैं तो बालक के जो व्यवहार परिवर्तन की बात, जन्म से 18 वर्ष, और यह इसके लिए हम विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं को आयोजित करते हैं, उसका आयोजन करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु, तो यह शिशु से आता है किसमें, यह आता है बालपन में, और बालपन से फिर यह बालक की श्रेणी में आता है, फिर बालक से किशोर बनता है। हमको आपको किशोर तक अध्ययन करना है और ये आगे आपका क्रम चलता रहता है, यानी यहाँ पर यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो अब यह जो नवजात शिशु, अब हम देखेंगे कि नवजात शिशु है तो उसकी अपनी विशेषता होगी, बालपन में बालक है तो उसकी विशेषताएं अलग होंगी, बालक होगा तो उसकी विशेषता भिन्न होगी। उसी प्रकार हम किशोर की बात करेंगे तो किशोर की भी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, यानी उसकी विशेषता भी भिन्न होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करें किसकी, इसी के लिए हम आप क्या करते हैं, हम आपको बाल मनोविज्ञान के क्रम की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम विकास, डेवलपमेंट की बात करेंगे, अभिवृद्धि की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, और ये दोनों वास्तव में पूरक हैं। सामान्य रूप में देखें तो इन दोनों शब्दों का सामान्यतः लोग एक अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की, तो वास्तव में देखा जाए तो यह अभिवृद्धि की बात हम करें तो यह सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ की ओर लेकर चलती है। ये इसमें क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु, वो किस रूप में, वो असहाय शिशु से
वह किधर बढ़ता है? आत्मनिर्भर प्रौढ़, आत्मनिर्भर प्रौढ़। कौन इसको आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाएगा? नवजात शिशु से जो पूर्णतः असहाय स्थिति में होता है, दूसरों पर पराश्रित होता है, वह आत्मनिर्भर प्रौढ़ इसी हमारी अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया से होगा। और यह जो आपकी प्रक्रिया होगी, यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह प्रक्रिया सतत चलने वाली होती है। यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात इस प्रक्रिया की जब हम बात करेंगे तो यह प्रक्रिया जन्म पूर्व से, यह प्रक्रिया जन्म पूर्व से प्रारंभ होती है। जन्म पूर्व से आशय क्या है? जन्म के पहले, अर्थात माता के गर्भ से प्रारंभ होकर, जन्म पूर्व से आशय क्या है कि माता के गर्भ से प्रारंभ होकर ये माता के गर्भ से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? यह प्रक्रिया आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह प्रक्रिया आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो सामान्य अर्थ की यदि हम बात करें तो वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के रूप में किया जाता है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का सामान्य अर्थ में प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? कोशीय वृद्धि के रूप में करते हैं। और कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयोग की बात किसने किया? यहां से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। इसको किया है मनोवैज्ञानिक फ्रैंक महोदय ने। किसने किया? मनोवैज्ञानिक फ्रैंक महोदय ने किया। और वहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास क्या है? वृद्धि के फलस्वरूप, ये जो वृद्धि है, वृद्धि के फलस्वरूप जब हम किसकी बात करें? विकास। तो विकास क्या है? यह वृद्धि के फलस्वरूप। भाई जब वृद्धि होगी तो उसका कुछ परिणाम आएगा। उसके वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है? वृद्धि के फलस्वरूप समस्त अंगों में आए परिवर्तन। इसके फलस्वरूप क्या होता है? समस्त अंगों में आए परिवर्तन, समस्त अंगों में आए परिवर्तन का संगठित रूप होता है, या आए परिवर्तन का संगठन होता है। तो यहां एक चीज तो आपके सामने आ गई कि वृद्धि क्या है? कोशीय वृद्धि है। और विकास की जब हम बात करते हैं तो वृद्धि के फलस्वरूप समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है। तो इस तरह जब हम विकास की बात करें तो विकास को हम इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता का संगठित रूप है या उसकी कार्यक्षमता को इंगित करता है। अगर हम इसको इस रूप में समझें, जब हम विकास की बात करेंगे किसकी बात हम कर रहे हैं? विकास। तो अब एक तो आपने देखा कि जो हमारे शरीर के समस्त अंग हैं, तो समस्त अंगों में जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंज हुआ है, उस परिवर्तनों का संगठन है। एक तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह समस्त अंगों में परिवर्तन किसके परिणाम स्वरूप? वृद्धि के, वृद्धि के या अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप। और इसी रूप में हम विकास को यह भी कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों की जो कार्यक्षमता प्रदर्शित होती है वही विकास है। शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता, विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता जो हमारी
कार्य करने की क्षमता अंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, वही कार्य क्षमता को क्या करता है, कार्य क्षमता को इंगित करता है, कार्य क्षमता को इंगित करता है। कौन? विकास। तो एक रूप आपका आ गया। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि विकास, संरचनाओं या कार्य। अब दो चीजें हो गई, एक तो हमारे स्ट्रक्चर की बात आ गई, जो हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो उन संरचनाओं की बात करें या हम कार्यों की बात करें, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं तो दोनों उसमें समाहित होता है। विकास के अंतर्गत दोनों समाहित होगा। कैसे? इसको इस तरह समझें कि शरीर की अनेक संरचनाओं, विकास क्या है? यह शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों। अब देखिए, संरचनाओं तथा कार्यों, यहां पर दोनों चीजों को लिया, संरचनाओं को भी लिया और कार्यों को भी लिया, कि शरीर की जो भी हमारी संरचनाएं हैं और जो कार्य हैं, तो कार्यों को संगठित करने की एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात वो कर रहा है। किसकी? संरचना और कार्य। इन कार्यों को संगठित करने की, इन कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया के रूप में, संगठित करने की क्या है? जटिल प्रक्रिया है। अब यहां पर यह कैसी प्रक्रिया? अब यहां पर ये जो जटिल प्रक्रिया की बात आ रही है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह वह जटिल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? अब उसी को हम यहां देखते हैं, कैसी। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि आपने कह दिया कि संरचना और कार्यों को संगठित करने की, यानी संरचना, स्ट्रक्चर, और उसके कार्य, फंक्शन, इन दोनों की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात आपने कही, संगठन की बात की और संगठन की प्रक्रिया की बात की। संगठन ही नहीं बल्कि संगठित करने की प्रक्रिया की बात की। तो यह प्रक्रिया कैसी होगी? तो हम इसको इस तरह से समझें कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें, वह प्रक्रिया है जिसमें, अब देखिए, जिसमें विभिन्न क्या होंगे? प्रकार की परिवर्तन आपको दिखाई देंगी और प्रक्रियाएं दिखाई देंगी। तो यहां हम ये कहेंगे कि जो आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन, यहां पर क्या होगा कि जो आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन, शरीर रचना संबंधी परिवर्तन, इसकी बात किया। और फिर दूसरी तरफ क्या होगी? कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होंगी। दूसरी तरफ क्या होगा? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जो हमारे साइकी की पोर्शन की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे, तो वो जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की बात करती हैं, तो उससे क्या होता है? उससे उत्पन्न, किससे? ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कहां से आएंगी? किससे उत्पन्न होंगी? ये जो हमारा शारीरिक रचना संबंधी परिवर्तन है, यह इससे उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? इससे उत्पन्न होगा हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। और जब ये दोनों क्या होती हैं? यह दोनों एकीकृत होती हैं। यह दोनों क्या होती हैं? एकीकृत होती हैं, तो व्यक्ति को सहज, सरल, मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती हैं। जब ये एकीकृत होंगी, तो एकीकृत होने पर क्या होगा? जो व्यक्ति होगा या बालक होगा, उसे कार्य करने में, उसके कार्य में क्या लाएंगी? ये सहजता लाएंगी, कुशलता लाएंगी। यानी कोई भी कार्य सहज रूप में कर लेगा, कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक कर लेगा, उसके अंदर सरलता को ले आएंगी, सरल होगा, और मितव्ययिता आदि।
मितव्ययिता आदि इन गुणों से युक्त करती हैं। तो इस तरह हम इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अनेक, जो वृद्धि की बात कही यहां पर, वृद्धि यानी अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं, और वृद्धि प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? एकाकी। हम इस तरह से कह सकते हैं अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं, अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं। भाई वृद्धि की भी अपनी प्रक्रिया है और विकास की भी प्रक्रिया है, तो अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं। अब यहां यह भी आप जान लीजिए कि जो ये वृद्धि प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कैसी होती है? यह प्रक्रिया एकाकी होती है। तो यानी अनेक एकाकी वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली, यानी इन सब जो कई अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं को क्या करता है? इन प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली। जब इन सबको क्या करेगी? इन सबको आपस में समाहित करेगी। तो अब उसको समाहित करने की भी अपनी एक चेन होगा, अपना एक श्रृंखला होगा। तो करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन, करने वाली श्रृंखलाबद्ध, ऐसा नहीं कि किसी भी रूप में होगा, श्रृंखलाबद्ध एवं एकीकृत परिवर्तन, एवं एकीकृत परिवर्तन। अब देखिए यहां पर जो अनेक वृद्धि प्रक्रियाएं हैं, और वृद्धि प्रक्रियाएं कैसी हैं? वृद्धि प्रक्रियाएं एकाकी हैं। तो उन एकाकी अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को क्या करता है? समाहित करने वाली। जो समाहित करेगी, किस तरह से समाहित करेगी? वह श्रृंखलाबद्ध और एकीकृत परिवर्तन के रूप में। तो इस प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। परिवर्तन, एकीकृत परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? एकीकृत परिवर्तन को विकास कहा जाता है। अब यहां पर जब हम विकास की बात करेंगे, तो अब यहां पर ये एकीकृत प्रक्रिया है, एकाकी प्रक्रिया है, और यहां पर ये क्या है? विकास क्या है? यह बहुमुखी प्रक्रिया। चूंकि अनेक एकाकी प्रक्रियाओं को समाहित करके बनी है, इसलिए विकास को हम क्या कहेंगे? विकास हमारा क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। ये तो हमने विकास के बारे में बात किया। अब यहां विकास के बारे में एक शब्द हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, किसकी? वृद्धि की। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास में एक प्रक्रिया और समाहित होती है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। भाई विकास के बारे में हमने पढ़ा, तो विकास के अंतर्गत, चूंकि वो वहां पे बताया ना अभी कि अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली, और किस तरह से? श्रृंखलाबद्ध और एकीकृत परिवर्तन। तो स्वाभाविक है जब चीजें मिलेंगी, समाहित होंगी, तो सब एक जैसी नहीं होंगी। तो यहां एक चीज ये भी बता दें कि विकास के अंतर्गत, ये भी आप जानते रहिए कि विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं चलती हैं। दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं विकास के अंतर्गत। कौन कौन सी वो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं हैं? ये विरोधी प्रक्रियाएं आपकी, एक अभी हम लोगों ने वृद्धि के बारे में पढ़ा, और दूसरा क्षय। कल भी हमने इसकी चर्चा किया था कि रचनात्मक और विनाशकारी। तो क्षय क्या है? ये विनाश को प्रदर्शित करता है, और वृद्धि क्या है? यह रचनात्मकता की बात करता है, ग्रोथ एंड एट्रोफी। तो यहां दोनों प्रक्रियाएं,
इन दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं, इसको ये भी ध्यान रखिए कि ये प्रश्न आएगा कभी कभी आपके मन में कि ये प्रक्रियाएं कब चलती हैं, तो दोनों प्रक्रियाएं गर्भकाल से प्रारंभ होती हैं, गर्भकाल से ही प्रारंभ होती हैं। तो अब यहां पर जब हम दोनों प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो यहां वृद्धि प्रारंभ में क्या होता है, अत्यंत तीव्र होती है। फिर युवावस्था में अगर हम बात करें तो युवावस्था में यह बिल्कुल मंद होती है, और फिर लास्ट में अंतिम अवस्था की बात करें तो अंतिम अवस्था में यह बिल्कुल मंद हो जाती है, बंद नहीं होती बल्कि हम क्या कहेंगे, यह बिल्कुल मंद यानी न दिखने के जैसी होगी। वहीं जब हम क्षय की बात करते हैं तो ये प्रारंभ में क्या होता है, बिल्कुल मंद होती है। अभी इसका हम उदाहरण भी आपको देते हैं, बिल्कुल मंद, और युवावस्था में मंद रहती है, युवावस्था में मंद, और अंतिम अवस्था में आकर यह गति प्रक्रिया जो क्षय की प्रक्रिया है यह क्या हो जाती है, यह तीव्र हो जाती है। अब इसके बारे में यह चीजें क्या आप बता रहे हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। भाई आप, जैसे मैंने कहा कि यह गर्भकाल से ही प्रारंभ होता है, भ्रूण का निर्माण होता है फ्रेगमेंटेशन के बाद। तो जब गर्भस्थ होता है तो वहां आप देखेंगे कि वृद्धि उसकी होती है, क्षय बिल्कुल न के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि क्षय नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल न के बराबर है। बच्चा जन्म लेता है, यानी एक आपके जीन्स के माध्यम से आपके एक शिशु का निर्माण हुआ, वह उसके ग्रोथ की बात कर रहा है, उसके वृद्धि की बात कर रहा है। फिर जन्म लेता है, नवजात शिशु होता है, तो शिशु में भी आप देखेंगे कि वह धीरे धीरे किशोर काल तक उसमें सिर्फ हमको वृद्धि दिखाई देती है, हम आप कहेंगे क्षय तो दिख ही नहीं रहा है। आप देखेंगे हमारे पुराने स्किन छोड़ते हैं, नई आती है, तो अब वो छोड़ने की स्थिति बहुत शीघ्र हो जाती है और वो बहुत जल्द आती है और ग्रोथ हमको दिखाई देता है। युवावस्था आता है तो यह दोनों उप प्रक्रियाएं, जो ये प्रक्रिया है, दोनों उप प्रक्रियाएं क्या होती हैं, लगभग पैरेलल हो जाती है। हमको ना तो क्षय दिखता है न वृद्धि दिखता है। लेकिन जैसे ही हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे में क्षय की प्रकृति ज्यादा दिखाई देती है, वृद्धि बिल्कुल न के बराबर। तो यह स्थिति आपको दिखाती है कि विकास के अंतर्गत वृद्धि ही नहीं है, क्योंकि हर परिभाषा में आपको वृद्धि मिलेगी। तो वृद्धि के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी विकास प्रक्रिया में दो उप प्रक्रियाएं होती हैं जो परस्पर विरोधी होती हैं, और वो क्या है, वृद्धि और क्षय। तो अब हम बात कर रहे हैं विकास की एक परिभाषा लेकर और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। हम विकास की परिभाषा हरलॉक ने विकास की परिभाषा दिया कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसी पे हम चर्चा करते हैं। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर
परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास अभिवृद्धि तक ही, यानी वृद्धि के साथ चलेगा, अभिवृद्धि तक ही नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। और विकास के परिणाम स्वरूप, ये लाइन तो बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब लिखने चल रहा हूं। विकास के परिणाम स्वरूप, भाई जब विकास होगा तो वह किस रूप में दिखेगा, वही कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। प्रकट होती हैं। ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो कई बार आपके सीटेट और टेट में भी पूछा जा चुका है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किसने कहा है या किसने लिखा है, किसने दिया है? हरलॉक ने दिया है। तो अगर हम इस परिभाषा को देखें, ये हरलॉक की परिभाषा विकास की दी गई है। इसमें जब हम बात करते हैं तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास वृद्धि से तो प्रारंभ होता है लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, वरन प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का। पहली चीज, इसमें परिवर्तन की संकेत करता है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख तथ्य निकल के आ रहे हैं कि विकास क्या करता है, विकास परिवर्तन का संकेत करता है, यानी विकास होगा तो परिवर्तन होगा। विकास क्या करेगा, परिवर्तन का संकेत देता है, यानी संकेत करता है। दूसरी तरफ प्रगतिशील क्रम, प्रगति कब होगा, जब हम एक निश्चित क्रम में चलेंगे तभी प्रगति होगा। तो अर्थात विकास क्या करता है, विकास के द्वारा निश्चित क्रम, निश्चित क्रम जो किसको दिखाता है, प्रगति की बात करता है। इसमें एक निश्चित क्रम होता है, और निश्चित क्रम ही नहीं बल्कि यह निश्चित क्रम किस लिए होता है कि परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। तो अब परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम है, तो यानी वह किसके लिए, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, यानी इसमें एक निश्चित दिशा और लक्ष्य भी होता है। इसमें विकास में क्या होता है, एक निश्चित दिशा और लक्ष्य, निश्चित दिशा और लक्ष्य भी होता है। किसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत। यानी यह हरलॉक की परिभाषा से तीन प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि विकास की हरलॉक की परिभाषा को, तो इसको हम एक रूप में और समझ लें, एक तरह से और इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा के नीचे ही हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये बात करता है किसकी, विकास, विकास। तो विकास और इसका प्रारंभ कहां से होता है, विकास का प्रारंभ वृद्धि से। विकास का प्रारंभ कहां से है, वृद्धि या अभिवृद्धि से। और विकास परिवर्तन दिखाएगा। अगर हम परिवर्तन कहें तो इस परिवर्तन का अपना एक लक्ष्य होता है। भाई इसका, विकास का अपना एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है, प्रौढ़ावस्था। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था किस रूप में, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करना। अब अगर हम परिभाषा की बात करें, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, यानी प्रारंभ तो वृद्धि के साथ किसका हुआ, विकास का। वृद्धि से विकास का प्रारंभ हुआ। फिर हम और क्या कहें
फिर आप आगे देखें, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य यानी विकास का लक्ष्य क्या है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करना, इसमें परिवर्तनों का। तो यानी विकास में क्या होता है, विकास में परिवर्तन, विकास होगा तो वो परिवर्तन को दिखाएगा। परिवर्तन, और परिवर्तन ही क्या है, वह परिवर्तन किस रूप में होगा, एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में होता है। और निश्चित क्रम का आशय क्या है कि यह परिवर्तन कैसा होगा, वह क्रमिक होगा। निश्चित क्रम का मतलब एक क्रम से ही होगा, वह क्रमिक रूप में होगा। और जब हम क्रमिक की बात करते हैं तो क्रमिक में अगर आप देखें तो यह दोनों चीजें होंगी तो क्या होगा, वह परिवर्तन कैसा होगा, वह परिवर्तन प्रगतिशील होगा। तो अगर हम इस आधार की बात करें, इस आधार पर, तो इसका परिणाम जो मिलेगा तो स्वाभाविक है कि इसके परिणाम से क्या होगी, नवीन विशेषता, भाई नवीन विशेषता, और बालक में नवीन योग्यता परिलक्षित होगी या प्रकट होगी, नवीन योग्यता परिलक्षित होगी या प्रकट होगी। ये हरलॉक की परिभाषा है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास में अंतर की। यहां से भी आपका एक प्रश्न आता है, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। तो एक तरफ हम बात करते हैं किसकी, वृद्धि की, और दूसरी तरफ विकास की। इसके प्रमुख बिंदुओं को यहां पर हम लेके चलते हैं कि अब वृद्धि का संबंध किससे होता है, वृद्धि का संबंध शारीरिक होता है। यानी जो भी वृद्धि दिखाई देगी वह किस रूप में होगी, शारीरिक होता है, या यूं कह दें कि शारीरिक अंगों से। और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास क्या है, यह शारीरिक अंगों के गुणों से, यह किससे होता है, शारीरिक अंगों के गुणों से। एक अंतर आपका हो गया। वृद्धि क्या होती है, ये वृद्धि विशिष्ट होती है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि विशिष्ट होती है। और विकास क्या है, विकास सामान्य होता है। वृद्धि तो विशिष्ट होती है लेकिन विकास सामान्य होता है। ये मात्रात्मक होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, सामान्य रूप में इसका मापन कर सकते हैं, दिखाई देता है। बच्चा की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, मोटा होता है, आदि चीज़ों को हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम गुणों की बात करेंगे, क्योंकि यह शारीरिक अंगों के गुणों से है, तो स्वाभाविक है कि यह गुणात्मक होगी, हम इसका मापन विशिष्ट मापनी से करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वृद्धि की बात हमने कही शारीरिक अंगों से और विशिष्ट होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास हमारा गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास क्या है, विकास गुणात्मक है। किंतु यहां यह चीज आप ध्यान दे दीजिए, हरलॉक की परिभाषा के अनुसार हरलॉक ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों माना है। हरलॉक ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों माना है। किसको, विकास में, क्योंकि उनकी परिभाषा ही है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित, अभिवृद्धि को भी ले आती, इट मीन्स क्वांटिटेटिव, मात्रा है इसमें, मात्रात्मक की बात हम करेंगे। फिर इसमें हम बात करेंगे वृद्धि क्या होती है, यह मूर्त होती है, ये कॉन्क्रीट रूप में होती है, दिखाई देती है। यानी मूर्त क्या होती है, इसके घटक कंपोनेंट्स
ये क्या हैं? ये मूर्त होते हैं। किंतु विकास के घटक क्या होते हैं? विकास के घटक अमूर्त होते हैं। विकास के घटक अमूर्त होते हैं। ये मूर्त है, कॉन्क्रीट है इसके कंपोनेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स या घटक क्या हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, वो दिखाई नहीं देते। फिर इसकी हम बात करें तो वृद्धि उन्हीं घटकों में होती है जो जन्म के समय बालक में विद्यमान रहते हैं। वृद्धि उन्हीं घटकों में होती है, उन्हीं घटकों में होती है जो जन्म के समय विद्यमान होते हैं। यानी जन्म के समय जो व्यक्ति में घटक कंपोनेंट्स अंग होंगे उसी में वृद्धि होगी जो जन्म के समय विद्यमान होते हैं। जन्म के समय जैसे हाथ है, हाथ है ही नहीं है तो हाथ की वृद्धि नहीं होगी, यानी जो जन्म से बच्चे में है उसी का वो ग्रोथ होगा। लेकिन विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जन्म के समय नहीं होते, बाद में बहुत सारे गुण उसमें विकसित होते हैं, तो इसमें यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। ये आपका वृद्धि। दूसरी चीज, वृद्धि का मापन जो है, वृद्धि का मापन हम सामान्य मापनी से कर सकते हैं। इसका मापन सामान्य मापनी द्वारा, किंतु विकास का मापन, इसका मापन हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमको विशिष्ट मापनी की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है? हमको विशिष्ट मापनी की आवश्यकता। जैसे जो हमारा क्वांटिटेटिव है, यहां कहा गया जो जन्म के समय जैसे बच्चा बढ़ रहा है दिखाई दे रहा है, वजन बढ़ रहा है, हम सामान्य मापन भार से नाप लेंगे, लंबाई हम मीटर से नाप लेंगे। लेकिन जब हम गुण की बात करेंगे जैसे बुद्धि, तो बुद्धि के लिए आपको स्पेशल टूल चाहिए, किट चाहिए, तो वहां विशिष्ट मापनी की आवश्यकता होगी। व्यक्तित्व को हमें मापना है, उसके लिए विशिष्ट मापन होगा। रुचि है, उसको हमें विशिष्ट मापनी के द्वारा, यानी इसका हम विशिष्ट मापनी से ही मापन कर सकते हैं। अब यहां एक और हम अंतर बता दें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वृद्धि की क्या होती है? एक निश्चित दिशा और गति होती है। वृद्धि की क्या होती है? वृद्धि की एक निश्चित दिशा और गति होती है जो एक सीमा तक ही होती है। यानी यह एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद वहीं पर रुक जाती है। निश्चित सीमा तक होती है, जो निश्चित सीमा तक होती है। किंतु जब हम विकास की बात करेंगे तो विकास को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान की जाती है। हम विकास को क्या करते हैं? इसमें निश्चित दिशा और गति प्रदान करते हैं। निश्चित दिशा व गति हम क्या करते हैं? हम निश्चित दिशा और गति प्रदान करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। भाई विकास तो आपका जीवन पर्यंत चलता है। कल विकासात्मक में भी हमने बात किया था, विकासात्मक मनोविज्ञान की। विकास मृत्यु पर्यंत, यानी जन्म से मृत्यु तक वो प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो ये हमारा एक प्रमुख अंतर था। यहां एक और बता दें कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एकाकी प्रक्रिया होती है। वृद्धि एक अंतर ये भी है, हमने परिभाषा में ही बताया था कि वृद्धि क्या है? वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है और यह बहुमुखी प्रक्रिया है। एक अंतर आपका यह भी है कि वृद्धि क्या है? यह आपकी बहुमुखी प्रक्रिया है। दोस्तों आज के क्रम में इतना ही, और कल के खंड में इसी चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे कि विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं और वो क्या हैं। तो तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।